दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने कुकर्मों के लिए भगवान के घर को चुना। यानी वो महिला लोगों को पहले मंदिर में ले जाती थी और फिर वहाँ उनका मर्डर करती थी। वास्तव में उसने कितने कत्ल किए उसे खुद भी याद नहीं। पुलिस आज भी उन लाशों को ढूंढ ही रही है जिन्हें उसने अपना शिकार बनाया। वो ऐसी सीरियल किलर थी जो मासूम महिलाओं की आस्था और उनके अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें मौत की नींद सुलाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि कर्नाटक की उस मामूली सी दिखने वाली महिला की है जिसके लालच और सपनों ने उसे मामूली नहीं रहने दिया बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की पहली महिला सीरियल किलर बना दिया। तो आखिर क्या है कहानी उस महिला की जिसे सुनने के बाद जज ने उसे साइनाइड मल्लिका का नाम दिया? ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है केडी केम्पम्मा की। केडी केम्पम्मा का जन्म 1970 में कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में रहने वाले एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। केम्पम्मा भले ही गरीब परिवार में जन्मी थी, पर उसके सपने हमेशा से बड़े थे। यहाँ तक कि वो अपनी सहेलियों से ये कहने में भी गुरेज नहीं करती थी कि अगर उसे गलत रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुँचना पड़े तो वो ये भी करने को तैयार है। केम्पम्मा फिल्मों की बहुत शौकीन थी। फिल्मों में दिखाई गई हीरोइनों की अमीर और रॉयल जिंदगी केम्पम्मा को बहुत पसंद आती थी और वो अपने लिए भी ऐसी ही जिंदगी के सपने देखती रहती थी। लेकिन गरीबी के चलते केम्पम्मा के घर वालों ने कम उम्र में ही उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी। केम्पम्मा का पति उसे बहुत मानता था और उससे बहुत प्यार भी करता था। धीरे धीरे शादी के 7 साल बीत जाते हैं। इस दौरान केम्पम्मा को 3 बच्चे भी हुए। पति की कमाई से केम्पम्मा की जिंदगी चल तो रही थी, पर उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही थी। वो अपनी इस जिंदगी से तंग आ गई थी। उसे तो अमीरों की तरह जीना था, लेकिन उसकी सारी जिंदगी गरीबी में ही कटी जा रही थी। इन्हीं दिनों केम्पम्मा को किसी ने चिट फंड का बिजनेस शुरू करने का आइडिया दिया, पर इसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे। अपने पति से लड़ झगड़ कर केम्पम्मा पैसों का जुगाड़ करती है और अपनी ही बस्ती में चिट फंड का काम शुरू कर देती है। थोड़े ही समय में उसने काफी पैसा भी बना लिया था, लेकिन तभी उसकी चिट फंड वाली कंपनी दिवालिया हो गई और उसे जबरदस्त नुकसान हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, जिसकी वजह से केम्पम्मा और उसके पति के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। और फिर साल 1998 में केम्पम्मा अपने पति और बच्चों को छोड़कर नौकरी की तलाश में बेंगलोर निकल जाती है। बेंगलोर शहर में केम्पम्मा को किसी तरह से एक सोनार के यहाँ नौकरानी का काम मिल जाता है और धीरे धीरे उसके काम से खुश होकर वो सोनार उसे अपनी दुकान पे भी साफ सफाई के लिए रख लेता है। और फिर यहीं से शुरू होती है केम्पम्मा के कुकर्मों की कहानी। ज्वेलरी शॉप पे काम करने के दौरान केम्पम्मा वहाँ से सोने के आभूषण चुराना शुरू कर देती है, पर इसकी ये चोरी जल्दी ही पकड़ी जाती है, जिसके बाद ज्वेलरी शॉप का ओनर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इस चोरी के लिए केम्पम्मा को 6 महीने की सजा हुई। साल 1999 में जब केम्पम्मा जेल से रिहा हुई तो फिर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। काम की तलाश में भटकते भटकते केम्पम्मा एक मंदिर में जा पहुंची, जहां उसे रहने और खाने पीने को मिल गया। इसी मंदिर में रहने के दौरान उसने देखा कि लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए तरह तरह के पूजा पाठ करते थे। ये सब देखकर केम्पम्मा के मन में एक बहुत ही शातिर प्लान आया। अब वो भी पंडितों के साथ मिलकर पूजा पाठ में उनकी हेल्प करने लगी और धीरे धीरे ये भी सीखने लगी कि पूजा पाठ कैसे करवाया जाता है। इसी दौरान अक्टूबर 1999 में केम्पम्मा की मुलाकात ममता राजन से हुई, जो उस मंदिर में अपनी मन्नत मांगने आई थी। ममता राजन से बातचीत के दौरान केम्पम्मा को पता चला कि वो बच्चे की चाहत में मंदिर आई है। असल में दोस्तों, ममता राजन की शादी के कई साल बीत गए थे, पर उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसे में वो आसपास के सभी मंदिर में जाकर बच्चे की मन्नत मांगती थी। जब केम्पम्मा को ये बात पता चली तो उसने ममता राजन से कहा कि वो एक खास पूजा जानती है, जिसे करने से उसकी कोख जल्दी भर जाएगी, पर उसके लिए उसे नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर के पूजा करना होगा और जो गहने उसने अपनी शादी में पहने थे वो भी पहनना जरूरी है। बच्चे की चाहत में ममता राजन आसानी से केम्पम्मा की बातों में आ जाती है। 19 अक्टूबर 1999 में ममता राजन पूरी तरह से सज संवर के पूजा के लिए मंदिर आती है। केम्पम्मा पूजा में चढ़ाया हुआ पानी ममता राजन को पीने के लिए देती है। पानी पीते ही ममता राजन की तबीयत बिगड़ने लगती है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है।
इधर ममता राजन के बेहोश होते ही केम्पम्मा उसका सारा गहना लेकर वहां से भाग जाती है। बाद में जब किसी की नजर ममता राजन पर पड़ती है तो पूरे मंदिर में शोर मच जाता है, क्योंकि अब तक ममता राजन इस दुनिया से जा चुकी थी। असल में दोस्तों, जो पानी केम्पम्मा ने ममता राजन को पीने के लिए दिया था उसमें उसने पहले से ही साइनाइड जहर मिलाया हुआ था। इस घटना के बाद केम्पम्मा ने इसी तरह से बेंगलोर शहर के अलग अलग मंदिरों में कई लोगों को लूटा और उन्हें मौत की नींद सुला दी। लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उन्हें मौत बांट रही केम्पम्मा के खूनी खेल की किसी को भनक तक नहीं लगी और पुलिस की कमजोर तहकीकात की वजह से वो हर बार बचती रही। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता जरूर है और यही हुआ इस केस में भी। नवंबर 2007 में पुलिस को नागवेनी नाम की एक अमीर महिला का शव मंदिर के पास एक गेस्ट हाउस के कमरे में मिला। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मारी गई महिला यहाँ किसी जय अम्मा से मिलने के लिए आई थी, जिसने औलाद के लिए मंदिर में विशेष पूजा पाठ कराने का उससे वादा किया था। असल में दोस्तों, जय अम्मा कोई और नहीं, केम्पम्मा का ही दूसरा नाम था। नागवेनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चलता है कि इसकी मौत साइनाइड जहर के कारण हुई है। पुलिस को इस केस की छानबीन के दौरान पहली बार पता चलता है कि ऐसी ही कुछ घटनाएं आसपास के मंदिरों में भी घट चुकी हैं। इन सभी केसेस में एक बात कॉमन थी कि मारी गई सभी महिलाओं की ज्वेलरी लूटी गई थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के शहरों के सभी ज्वेलरी शॉप पे ये बात फैला दी कि अगर ऐसी कोई महिला गहने बेचने आती है तो वो लोग पुलिस को तुरंत बताएं। इसी के एक महीने बाद दिसंबर 2007 में पुलिस ने केम्पम्मा को रंगे हाथ पकड़ा जब वो लूटे हुए गहनों को एक ज्वेलरी शॉप पे बेचने आती है। पूछताछ में पहले तो केम्पम्मा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, पर जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो केम्पम्मा टूट जाती है और अपना सारा गुनाह कबूल लेती है। केम्पम्मा के बयान और उससे मिले सुरागों की पड़ताल करने पर पुलिस ने 6 कत्ल से जुड़े सबूत तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन पुलिस का मानना था कि केम्पम्मा ने 20 से ज्यादा कत्ल किए थे, पर इन केसेस में केम्पम्मा के खिलाफ सबूत नहीं मिला। अदालत में सुनवाई के दौरान अपने गुनाह को कबूल करते हुए केम्पम्मा ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि वो हमेशा से अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखती थी और उसे पूरा करने के लिए अगर उसने किसी को मारा भी तो उसे इसका कोई मलाल नहीं। केम्पम्मा की सारी कहानी सुनने के बाद और उसकी ऐसी सोच को देखते हुए जज ने केम्पम्मा को साइनाइड मल्लिका का नाम दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।